नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में 10 यूनिट हैं और 10 की 10 यूनिट से आपको 10-10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में जीएस के पहले पेपर में आते हैं। इन सभी यूनिट्स पर हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। कई सारे यूनिट हम लोगों ने खत्म भी कर लिए हैं और वर्तमान में हमारी इस लेक्चर श्रृंखला में यूनिट नंबर 10 पे डिस्कशन चल रहा है। तो यूनिट 10 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की दोस्तों। इसमें मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं और इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने इसके कई सारे चीजों को कंप्लीट भी कर लिया है। जैसे हम लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न आयामों को जाना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसी यूनिट का एक और नया टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित है। आपके सिलेबस में सीधे ये टॉपिक मेंशन किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में चलाई जा रही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजना है वो बताना है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आज हम इन सभी योजनाओं पर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ योजनाएं जो शेष रह जाएंगी उनको हम अगले लेक्चर में इसी लेक्चर के पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे। मतलब ये है कि ये कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित जो टॉपिक है ये हम 2 पार्ट में अलग अलग करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें पहले हम लोग सबसे पहले इस योजना को देखेंगे। योजना है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। ये जो मिशन है दोस्तों ये 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया और मध्य प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत शहडोल से की गई है। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यही पूछा जाना है परीक्षा में कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो वो शहडोल से की गई है दोस्तों। क्लियर है? अब यहां पर यह समझना है कि इस मिशन को क्यों शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कि एक तो सिकल सेल एनीमिया, दूसरा थैलेसीमिया, तीसरा है कि अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी से रिलेटेड जो भी विकार है उन विकारों को खत्म करना है। तो इन विकारों के उपचार के लिए ही राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुरुआत किया गया था दोस्तों। क्लियर है? और मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ कहां से हुआ है? शहडोल से हुआ है। इसके अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट कार्य किए जाने हैं, जिसमें सबसे पहले जो पीड़ित होंगे इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच करेंगे, रेफरल होगा और उनकी प्रबंधन की प्रणाली को विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से एसटी में जो सिकल सेल रोग है उसको नियंत्रण किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के पूरे समुदाय में जो एक कुपोषण और बाकी के सिस्टम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां सिकल सेल एनीमिया जो है वो बहुत ज्यादा विकसित है। तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको नियंत्रण में लाने के लिए मिशन चालू किया गया है और इस मिशन का अंतिम टारगेट है कि 2047 जब भारत को हम विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखते हैं, तब तक भारत जो है वो पूरी तरीके से सिकल सेल रोग से मुक्त हो चुका होगा, भारत से इस रोग का सफाया हो चुका होगा। ये हमारा इसमें उद्देश्य है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को मिशन देखने को मिल रहा है इस बीमारी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां समझना है कि इस बीमारी में हम लोग 3 चीज देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें एक सिकल, दूसरा शब्द है सेल और तीसरा है एनीमिया। ये हम लोगों को जानकारी में होना चाहिए क्योंकि यहां से हमें क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? कि सिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अर्ध चंद्राकार। क्लियर? सेल का मतलब आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई से है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है, जिससे मनुष्य का शरीर बनता है। तो ये सेल की बात हो गई। और तीसरा एनीमिया। एनीमिया को आप अरक्तता के संदर्भ में देखते हैं या इसको हम खून की कमी कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो ये 3 चीजें जो हैं वो सिकल सेल एनीमिया रोग के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, जिसका संबंध हम लोग देख रहे हैं कि अर्धचंद्राकार सेल से है और यहां हम लोग देख रहे हैं कि खून की कमी देखने को मिलेगी। ये इसका मुख्य आधार है बीमारी का। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों कि खून क्या है? हम ब्लड को एक मिश्रण के तौर पर देखते हैं। मिश्रण जिसमें हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है। एक क्या मिलेगा दोस्तों इसमें जब हम देख रहे हैं तो एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होगा प्लेटलेट्स। क्लियर है?
अब यहाँ पर प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, ये सुरक्षा का काम करते हैं। अवांछनीय चीजें जब प्रवेश कर जाती है हमारे शरीर में तो उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं, जो खून का थक्का जमता है उसमें डब्ल्यूबीसी का रोल होता है। जैसे आपके शरीर पर कहीं कट लग जाता है तो वहां से खून निकलता है, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जहां से खून निकल रहा है वो खून जम जाता है, जिसकी वजह से अंदर से खून का प्रवाह बंद हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ये डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। और यहां पर एक काम आप आरबीसी का भी देखिए, रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का संचरण करेंगे ये आपके शरीर में। क्लियर है? तो तीनों का एक इंपॉर्टेंट योगदान है, इस मिश्रण को ही हम खून के तौर पर देखते हैं। अब यहां पर हम आरबीसी की जब बात करते हैं तो हमें यहां पर हीमोग्लोबिन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, एक हम यहां देख रहे हैं हीमो और दूसरा हमें यहां देखने को मिलेगा ग्लोबिन। ग्लोबिन का तात्पर्य एक प्रोटीन के संदर्भ में लिया जाता है और हीमो का तात्पर्य लिया जाता है दोस्तों आयरन के संदर्भ में। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो ऐसी कंडीशन में जो आरबीसी होती हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बेहतर नहीं हो पाता, और इनके डेवलपमेंट की स्थिति में कि ये डेवलप नहीं हो पाई हैं, मतलब आपके शरीर में इसकी कमी है, आरबीसी नहीं बनेगी और यहां से आपके शरीर में खून की कमी की कंडीशन बनेगी जो एनीमिया को जन्म देती है। और एनीमिया का मतलब ही होता है दोस्तों अरक्तता। बराबर हो गया। अब यहां पर ये तो समझ में आ गया कि एनीमिया की क्या कंडीशंस होती है, लेकिन हम इसको सिकल सेल के संदर्भ में समझें तो क्या होता है कि जो आपकी ये आरबीसी का हम लोग पूरा एक चक्र देखें तो ये चक्र होता है लगभग 120 दिन का। बराबर, इस 120 दिन में ये जन्म भी लेती हैं और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब मृत्यु होती है उसके बाद नई हम लोग इनके निर्माण को देखते हैं। तो जब हम नए निर्माण को देख रहे हैं इनके, तो ऐसी कंडीशन में हमें यह समझना होगा कि जो नई आरबीसी का बनना होगा, ये बनने का काम जो होगा वो एक पर्टिकुलर आकार में होगा। जब ये आकार साधारण गोल या हम बोले कचौरी के आकार का होगा तो हम इसे साधारण लेते हैं, लेकिन जब ये अर्धचंद्राकार आकार में एक हंसिए के समान जब बनने लगती है तो इसके कारण इसे हम सिकल सेल कहने लगते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर सिकल सेल एनीमिया की शिकायत देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है वो आप समझ चुके होंगे। जब आपकी ये नई जो आरबीसी इसका निर्माण हो रहा है वो अर्धचंद्राकार रूप में होता है, अर्थात वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, तो ऐसे में आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, आप इसके मरीज माने जाने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार ये अभियान चला रही है। इसमें ये देखिएगा कि इसकी जो घोषणा है वो 2023 के बजट में की गई थी, है ना। सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन जो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी घोषणा जो है वो 2023 के बजट में की गई थी और ये 17 सर्वाधिक इससे प्रभावित राज्यों में लागू किया जाना था। उन 17 राज्यों में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तराखंड देखने को मिलते हैं। इन सभी 17 राज्यों के लगभग 278 जिलों में इस मिशन को दोस्तों लागू किया गया है। अब यहां पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन जो मिशन है ये 15 नवंबर 2021 को ही शुरू कर दिया गया था। मतलब मध्य प्रदेश में ये पहले से चल रहा था, बाद में जब राष्ट्रीय स्तर पर ये शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश के शहडोल से इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य क्या है ये याद रखिएगा कि 2047 तक इसका पूरी तरीके से भारत से उन्मूलन करना है। तो ये मिशन था राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। सेकंड है टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। टांटिया भील के बारे में हम, टांटिया मामा के बारे में हम जब व्यक्ति विशेष पर अध्ययन करेंगे जनजातियों के तो अगले टॉपिक में बात करेंगे। यहां पर इनके नाम पर शुरू की गई इस आर्थिक कल्याण योजना के बारे में देखेंगे। ये जो योजना है ये 6 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी और इसके माध्यम से एसटी वर्ग के जो लोग हैं इनको नए उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। मतलब ये एक प्रकार से आर्थिक सशक्तिकरण करना है एसटी समुदाय के लोगों का इस योजना के माध्यम से।
इसमें जो लाभार्थी होते हैं वो 18 से 55 वर्ष के होते हैं, जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और ये जो योजना है, इसके लिए जो नोडल एजेंसी काम कर रही है दोस्तों, उसको हम आदिवासी वित्त विकास निगम के तौर पर देखते हैं, जिसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अगली योजना है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी का एक अभूतपूर्व योगदान हम भारतीय इतिहास में देखते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। झारखंड से मुंडा जनजाति से संबंधित रहे, जिन्होंने उलन बटोर नाम से जाना जाने वाला मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। दोस्तों, इन्हें इतना ज्यादा हम लोग मान्यता मानते हैं कि इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के समान दर्जा दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके नाम पर 6 सितंबर 2022 को योजना शुरू की गई थी, जिसमें आप स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये योजना भी ST/SC समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई, जिसमें ST के युवाओं को टारगेट किया गया। ST के युवा जो हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। इसमें किया गया है कि मिनिमम ऐसे लोग जो 8वीं पास हैं, जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष है, उन्हें औद्योगिक इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख और व्यापारिक या खुदरा व्यवसाय की इकाई के लिए 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये योजना जो है वो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा संचालित है। ये ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट योजना के तौर पर आप इसे देख रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना, जो इसका भाग 1। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर स्वयं का रोजगार के लिए शुरू की गई है। स्वरोजगार मतलब स्वयं के रोजगार के लिए। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में, पिछड़ी जनजातियों के बारे में और घुमंतु जनजातियों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने खास तौर पर बंजारा जनजाति का डिस्कशन भी किया था। दोस्तों, तो ये वो जनजातियां जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती, इन जनजातियों को शिक्षा का आधार नहीं है, क्योंकि ये सब परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो एक जगह पर रहकर ये एजुकेशन की पद्धति से नहीं जुड़ पाते। तो ऐसी जनजातियों के लिए स्वरोजगार के लिए योजना शुरू की गई, जिसमें कहा गया है कि एजुकेशन क्राइटेरिया कुछ भी नहीं चाहिए, बस 18 से 55 वर्ष के लोग हों और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर होंगे तो उसके तहत उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा और उनके अंदर रोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम, है ना, इसको यहां लिख लेते हैं CM दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश में विशेष उद्देश्य से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो फरवरी 2023 में इसका प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। किसको बढ़ाना है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है। लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जनजातीय समुदाय को हम दुग्ध उत्पादन के लिए बढ़ावा देंगे और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो दुधारू पशु हैं, इनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाएगा। बेहतर नस्ल के पशु तैयार करना हो और जो पशु हैं उनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिए कि 1970 के समय से हम भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का प्रचलन देख रहे हैं। तब से मध्य प्रदेश भारत में दुग्ध उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश के रूप में फेमस है। दोस्तों, अब यहां पर ये याद रखिएगा कि ये जो योजना है, इस योजना को महत्वपूर्ण तौर पर बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए शुरू किया गया है। इन जनजातियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि इनका बेहतर आजीविका का साधन स्थापित हो पाए। और मध्य प्रदेश का पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है वो इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर मौजूद है, जिसने इस योजना को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये थी CM दुधारू पशु प्रदाय योजना, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन के माध्यम से मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया, सहरिया, खासकर इन जनजातियों को एक आर्थिक आधार प्रदान करना है। अगली योजना है राशन आपके ग्राम योजना। देखिए, राशन आपके ग्राम योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना के तौर पर हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। इसका प्रारंभ भी कब किया गया था? 15 नवंबर 2021 से इसका प्रारंभ किया गया था। जनरली हम एक चीज देखते हैं
कि हमारे देश में विभिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में दुकानें देखने को मिलती है, जिसे हम उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। पीडीएस सिस्टम के तहत हमारे यहाँ पर खाद्यान्न का बंटवारा होता है, बहुत ही न्यूनतम दामों पर, एक तरीके से वो निःशुल्क ही होता है। तो ये जो बंटवारा होता है ये जनरली दुकानों के माध्यम से होता है। क्लियर है? भारत का जो खाद्य विभाग है, फूड कॉर्पोरेशन, ये क्या करता है कि एमएसपी पर किसानों से अनाज की खरीदी करता है और उस अनाज को अपने भंडार गृह में संरक्षित करता है और इस अनाज को अलग अलग राज्यों में भेजता है, जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक लोगों को जो अनाज है उसका बंटवारा होता है। तो अभी तक क्या होता है कि जनजातीय लोग भी इस उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अनाज को खरीदते थे। सरकार ने राशन आपके द्वार ग्राम योजना के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अब दुकान तक इस राशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अब उनके घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। तो घर पर राशन पहुंचाने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की थी कि आपको दुकान तक जाने की जरूरत भी न पड़े। इसकी नोडल एजेंसी जनजातीय कार्य विभाग है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों वन धन योजना। ये वन धन योजना भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। वन धन योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले तो ये कि 15 जुलाई को लगभग 2019 में हम देखें, मध्य प्रदेश के बड़वानी से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना में क्या किया गया कि जो बड़वानी जिले के 500 किसान हैं आदिवासी, है ना, उनको क्या किया गया, बुनकर लोगों को चंदेरी की साड़ी, बाघ प्रिंट और महेश्वरी साड़ी का विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। जब ये अच्छे से प्रशिक्षित हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो इनको एक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ये उत्पादन की अपनी एक चीज शुरू कर पाए और इसके माध्यम से इन क्षेत्र में लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान इससे होता है और एक प्रतिष्ठित व्यवसाय के तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग स्थापित होते हैं इस योजना के माध्यम से, ये ध्यान रखना है। अगला है आकांक्षा योजना। दोस्तों आकांक्षा योजना एक इंपॉर्टेंट योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। 1 जनवरी 2018 को इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के डिंडोरी से हुआ है और इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग संचालन कर रही है, जिसमें 11वीं और 12वीं के एसटी समुदाय के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, ध्यान रखिएगा कि 11वीं के और 12वीं कक्षा के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, खासकर एसटी समुदाय के, उनके लिए ये आकांक्षा योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि इन कक्षाओं के बाद जब एसटी समुदाय के ऐसे होशियार विद्यार्थी अपने आप को और आगे लेवल पर पढ़ाई में ले जाना चाहते हैं, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में जाना चाहते हैं, नीट के एग्जाम देना चाहते हैं, क्लेट की एग्जाम देना चाहते हैं, जेई की एग्जाम देना चाहते हैं, तो सरकार इनको फ्री में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ना सिर्फ कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी, अगर ये दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए जाते हैं तो इनके आवास की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा ही की जाती है ताकि एसटी समुदाय के विद्यार्थी बढ़ चढ़कर विकास में शामिल हो सके। ऐसी एक योजना है दोस्तों प्रतिभा योजना। ये जो प्रतिभा योजना है, इस योजना का महत्व क्या है? इस योजना का महत्व है कि उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में एसटी समुदाय के विद्यार्थियों को बढ़ावा देना। हमारे मध्य प्रदेश में जो उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर इस समुदाय के लोगों की संख्या जनरली कम है, तो इस संख्या को बढ़ाने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 सितंबर सन 2016 को इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना को जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आईआईटी, एम्स, क्लेट, एनडीए जैसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए सहायता के लिए ये जो बच्चे होते हैं उन्हें 50,000 रुपए तक की राशि उपलब्ध करवाई जाती है और जबकि वो विद्यार्थी अगर जेई, नीट जैसे एग्जाम में जाना चाहते हैं तो 25,000 की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा प्रतिभा योजना के अंतर्गत। एक है दोस्तों आवास सहायता योजना। ये आवास सहायता योजना तो अधिकतर स्टूडेंट को समझना ही चाहिए। आवास सहायता योजना बहुत अच्छी योजना है जो एसटी समुदाय के लिए ही चलाई जा रही है। ये योजना जो है वो 2016 से संचालित है। जब शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तब से ये योजना संचालित है और इस योजना में क्या व्यवस्था की गई है कि ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ते हैं और वो कॉलेज उनके गृह नगर से बाहर है, तो गृह नगर से बाहर के अगर किसी कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो वहां उनको रहने की जरूरत होती है।
तो वहां उनके रहने की व्यवस्था के लिए सरकार संभाग स्तर पर 2000 रुपए देती है, जिला स्तर पर 1250 रुपए देती है और तहसील स्तर पर 1000 रुपए प्रदान करती, ताकि बच्चे वहां रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके दोस्तों। तो ये योजना कौन सी योजना है? आवास सहायता योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। अगली योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी एक इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये योजना जो है दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं उन्हें पढ़ना चाहिए इसके बारे में, और जिनको पता है उनको अपने दोस्तों के साथ इस योजना को शेयर किया जाना चाहिए कि एसटी और एससी समुदाय के लिए सरकार ये योजना चलाती है। कौन सी योजना? सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना में क्या किया जाता है कि ऐसे विद्यार्थी जो एसटी एससी से संबंधित है, युवा है, और वो सिविल सेवा को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको प्रोत्साहन की जरूरत होती है। अब प्रोत्साहन का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको संसाधन उपलब्ध करवाना, यही सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। जिनके पास संसाधन नहीं, उन्हें संसाधन उपलब्ध करा दो, तो वो तैयारी बेहतर करके सफल हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया कि यूपीएससी के लिए और एमपीपीएससी के लिए ये सहायता वो प्रदान करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। सेम आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा, सेम आपको एमपीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई एसटी एससी का विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स पास करता है तो उसे 20,000 दिए जाएंगे प्रीलिम्स पे, ठीक है। मेंस पास करता है तो उसे 30,000 रुपए दिए जाते हैं, और इंटरव्यू पास करता है तो उसे 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स पास करता है तो उसे 40,000 दिया जाता है, मेंस पास करता है तो उसे 60,000 रुपए राशि दिया जाता है, इंटरव्यू पास करता है तो उसे 50,000 की राशि दी जाती है। तो ये एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर आपको मिलता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसटी एससी समुदाय से हैं और उनको ये लगता है कि उन्हें प्रोत्साहन के लिए प्री पास हो जाएंगे हमारा लेक्चर देखने के बाद, तो मेंस की तैयारी करना है, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। बहुत कठिन होता है ऑनलाइन मेंस का प्रिपरेशन करना, क्योंकि कॉपी चेक करना, बाकी सब चीजें बहुत जरूरी है। मेंस में लिखने का तरीका आना चाहिए कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपको ये राशि जब मिलती है प्रोत्साहन की, इससे आप आपकी एजुकेशन को कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, ना सिर्फ इसको देखिएगा बल्कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप ऐसे लोग जो लेक्चर देखकर प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई भी करिएगा, आपको पैसा मिलना चाहिए। अगला है बलराम ताल योजना। दोस्तों बलराम ताल योजना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलराम ताल योजना, ये योजना जनरली शुरू तो की गई थी 2007 में, 2007 में शुरू की गई। ये वो समय था जब शिवराज जी नए नए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था। अब यहाँ ये बात थी कि हमारे मध्य प्रदेश में बारिश का जो जल है इसका संग्रहण किया जाए। तो बारिश का जल का संग्रहण करना कैसे करेंगे संग्रहण? तो बोले तालाब खुदवाइए गांव गांव में, वहां पर तालाबों में बारिश का जल संग्रहित होगा, जिससे कि जल संरक्षण होगा और विपरीत मौसम में भी किसानों को सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होगा। इसके लिए बोले क्या करेंगे? तो बोले एक काम करो, राशि जो है वो किसानों को प्रदान की जाए। बोले कितनी राशि? बोले निर्माण की जो राशि है उसमें आपको किसानों को प्रदान करनी पड़ेगी स्थिति के अनुसार। बोला गया कि अगर कोई सामान्य किसान है तो सामान्य किसान को निर्माण लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपए सरकार प्रदान करे। अगर कोई लघु किसान है, अगर लघु किसान है तो उसे 50% निर्माण लागत का या अधिकतम 80,000 रुपए दिए जाएंगे। और कोई एससी या एसटी का किसान है तो उसे 75% या अधिकतम 1 लाख रुपए निर्माण राशि का जो भी होगा तालाब पर खर्च होगा उसका सरकार देगी। तो ये बलराम ताल योजना के तहत व्यवस्था की गई है, जिसमें किसानों को अपने क्षेत्र में तालाब के निर्माण कराने के लिए जो खर्च होता है उस खर्च का पैसा मुहैया कराया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां हम लोगों ने बलराम ताल योजना पर डिटेल में डिस्कशन किया है। अब यहां पर इन सभी योजनाओं पर डिस्कशन के बाद अगले लेक्चर में हम जो बची हुई योजनाएं उन पर डिस्कशन करेंगे। ये कुछ ही योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में एसटी समुदाय के लिए उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही है। मिलता हूं अगले लेक्चर में अन्य योजनाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।